फीडलॉट फैटनिंग सीरीज में खुश आमदीद। मैं हूं बिन्यामीन शौकत और आप किसान न्यूज देख रहे हैं। गुज़श्ता प्रोग्राम में शेड के हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की गई थी। आज हम बात करेंगे जानवरों के चुनाव के लिहाज से, यानी एनिमल सिलेक्शन। जब आपने एक्सपोर्ट का बिजनेस करना हो या लोकल मार्केट में स्लॉटरिंग के लिए जानवर देना हो या फिर ईद के ऊपर जानवर तैयार करना हो, जानवर का चुनाव इसमें बुनियादी किरदार अदा करता है। अगर आपका जानवर सही नहीं चुना गया तो यकीनन आप इस बिजनेस से अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। जानवर के चुनाव में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए आपको मुख्तसर सी रिपोर्ट दिखाऊं। फीडलॉट फैटनिंग के लिए जानवरों की खरीदारी में सबसे अहम बात यह है कि कभी भी जानवर 1 साल से कम उम्र का नहीं खरीदा जाता, वगरना वो वजन नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसका र्यूमेन ही अभी डेवलप नहीं हुआ जिसने फूड और फीड को प्रोसेस करके वजन बढ़ाना है। अगर आप कुर्बानी के लिए जानवर खरीद रहे हैं और उनकी फैटनिंग करना चाहते हैं तो जरूरी है कि जानवर दोंदा होना चाहिए। बाज़ औकात खीरा जानवर यह समझकर खरीद लिया जाता है कि यह बाद में दोंदा हो जाएगा, मगर अक्सर औकात ऐसा नहीं होता। कुर्बानी के लिए जानवरों की खूबसूरती अहम होती है, इसलिए हमेशा खूबसूरत जानवर पसंद करें। जानवर का वजन 200 किलो से जायद होना चाहिए। जानवर अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के ऐब से पाक होना चाहिए। कान में टैग नहीं लगा होना चाहिए या जख्म का निशान भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में खूबसूरती को माइनस कर दिया जाता है, इसीलिए ये जानवर कदरे सस्ते मिल जाते हैं। ज़ाहरी या बैरूनी चोट जो हील हो चुकी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपोर्ट के लिए जानवर की उम्र कुछ भी हो, मगर वजन 250 से 225 किलो के दरमियान होना चाहिए। जानवर दोंदा या खीरा दोनों चल जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवर आप कुर्बानी के लिए खरीद रहे हैं या एक्सपोर्ट के लिए, इस बात को यकीनी बनाएं कि यह जानवर कभी भी फुट एंड माउथ यानी मुंह खुर की बीमारी में मुब्तला ना रहा हो। इसको जांचने का तरीका यह है कि जानवर का मुंह खोलें और उसमें देखें कि दानों के निशान तो मौजूद नहीं। इसी तरह कोई भी एक पाँव नीचे से साफ करें और उसमें देखें कि क्या दानों के निशान मौजूद तो नहीं है। अगर दानों के निशान मौजूद हैं तो इसका मतलब यह है कि यह जानवर फुट एंड माउथ डिजीज से रिकवर हुआ है। ऐसे जानवर स्टैंडर्ड के मुताबिक वजन हासिल नहीं करते। जी, रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर महर असगर अली साहब मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े फीडलॉट फैटनिंग फार्मर हैं और इस बिजनेस को 40 जानवरों से शुरू किया और 10 साल में इस वक्त 800 जानवर तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान का वाहिद फार्म है जहां अपना स्लॉटर हाउस भी बन चुका है, जहां से जानवर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जानवरों की सिलेक्शन के ऊपर आज हम बात करेंगे, इसमें हमें मेन पॉइंट्स बताएं क्या क्या होते हैं। अच्छा, ये जानवर आए लास्ट वीक में, तो इनमें एक भी जानवर ऐसा नहीं है जो एक नस्ल का हो। अब इनके लिए मुसीबत यह है कि सिलेक्शन तो की है हमने कि ये ग्रोथ करेंगे, लेकिन इसमें कोई जानवर ऐसा होगा जो ग्रोथ कम करेगा। हर जानवर की नस्ल के मुताबिक ग्रोथ होगी। आप ये देख सकते हैं कि अगर कैमरामैन साहब दिखा सकें तो ये वलैती नस्ल का जानवर है, वो उससे आगे जो जा रहा है वो दोगला है, तो उसकी ग्रोथ और इसकी एक दिन में ही आए हैं, खा भी इकट्ठा रहे हैं। तो इसकी अगर देखें तो इसकी ग्रोथ नहीं है, उसकी ग्रोथ हो रही है। इसी तरह बीच में जानवर है जो बहुत ज्यादा ग्रोथ हमें कुछ साहिवाल का, खालिद साहिवाल और चुलिस्तान के दिखाएं, उनकी अगर कंपैरिजन करें तो उनका क्या निकलता है रेशो। देखिए, इसमें खालिस तो चुलिस्तानी नहीं है, ना इस खालिस साहिवाल है, ये सब दोगली नस्ल है। ये जो जा रहा है ना, ये तकरीबन चुलिस्तानी है, ये जो चीने वाला जा रहा है। अब इसकी ग्रोथ देखें कैसी है और उसके पीछे जो जा रहा है उसकी ग्रोथ कैसी है। अब कोई साहिवाल जिसमें मिक्स साहिवाल है वो भी देखें तो वो जा रहा है, उसकी ग्रोथ भी उससे अच्छी है। ठीक है, तो इसलिए आपकी सिलेक्शन जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है और सिलेक्शन पे ही आपने कारोबार आपका चलना है। ठीक है, अगर आप सिलेक्शन ठीक कर लेते हैं तो सिलेक्शन पे ही आपका सारा बिजनेस है। अगर सिलेक्शन आपने गलत कर ली तो आप फंस गए। अच्छा, जानवर देखने में कैसा होना चाहिए जो बंदा खरीदे और वो वेट गेन देखें, उसकी गुमटी
होनी चाहिए, उसकी नाफ लंबी होनी चाहिए, झालर वाला होना चाहिए, पिछले कूल्हे चौड़े होने चाहिए, ना कि वो सूखे हुए हों जैसे आजकल वो वलैती लगाते हैं, इंजेक्शन सीमन रखते हैं, तो वो बिल्कुल बेकार हैं, वो बिल्कुल कोई पाल ही नहीं सकता उनको। तो ये जो फिर भी देसी नस्ल में मिक्सिंग है वो फिर भी चल जाता है। तो इसके लिए मंडियों में भी इसी तरह मिक्स माल है, उसमें आपने सिलेक्शन करनी है, तो सिलेक्शन के लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है। अच्छा मेहर साहब, आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान में बीफ ब्रीड नहीं है, लार्ज स्केल पे उसकी ब्रीडिंग नहीं हो रही, बिल्कुल दुरुस्त बात है जी सर। ये जो जानवर हैं ये कितनी देर के हैं इस वक्त, कितनी देर तकरीबन कोई 1 महीना 10 दिन हो गए इनको। तो इनकी सेहत देख लें, ये भी उसी तरह के आए थे। अच्छा, बिल्कुल वही साइज था, वही साइज था। इनकी सेहत देख लें, ये जानवर सारे खड़े हुए हैं। तो अगर आप सिलेक्शन कर लेते हैं, जैसे वो देखें ना चीना जानवर खड़ा है, ये देसी जानवर खड़े हैं, जो जितने देसी हैं उनकी ग्रोथ देख लें, और अगर कोई विलायती नमा है, ये रेड जो खड़ा है ये विलायती है, तो ये देख लें, इसकी ग्रोथ देख लें, ठीक है। तो ये जानवर उसी तरह ही हम एक ही साइज के खरीदते हैं, 3 साढ़े 3 मन, और उनको हम ला के यहाँ पालते हैं। अब इनको आप 1 महीने बाद देखेंगे या 70 दिन के हो जाएंगे या 60 दिन के हो जाएंगे, तो फिर देखना ये माशाल्लाह पूरे पहलवान होंगे। अच्छा ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट हैं, आपको 10 साल हो गए हैं, आपकी सिलेक्शन में इस तरह के जानवर आ जाते हैं, यानी ये असल में आपने सिलेक्शन की है या गलती से ही आ गए? नहीं, ये असल में होता ये है कि जब लॉट लेते हैं ना किसी से, फर्ज करें एक मंडी में बंदा 10 जानवर लेके आया है गाड़ी में, तो उसमें मजबूरी होती है खरीदना, मजबूरी बन जाती है। दूसरी बात यह है कि किसी वक्त अगर फर्ज करें मैं नहीं गया हूं तो मेरे बंदे गए हुए हैं, तो वो अगर जानवर खरीदेंगे तो वो कोई ना कोई कमी बेशी कर देते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि सिलेक्शन कभी भी 100% सक्सेसफुल नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ 19-20, फिर जहाँ पे कोई नस्ल ही ना हो वहां पे सिलेक्शन करना, तो फिर आपको पता है छोटा मोटा उसमें 19-20 होगी, ये नहीं हम कर सकते। दूसरा ये है कि जो सिलेक्टेड जानवर हैं वो मिलते कम है, मजबूरी ये भी होती महंगे भी मिलते और बहुत महंगे। अच्छा अगर बात की जाए मंडियों में, तो ये बताएं कि कौन सी मंडी किस वजन का जानवर पसंद करती है, और खास तौर पे हमारे जो ईद के ऊपर जानवर स्लाटर होते हैं वो किस कैटेगरी के होने चाहिए कि अच्छा रेट मिल सके? ये सर जितना भी जानवर है ज्यादातर मुल्तान मंडी हमारी बड़ी मंडी, लाहौर बुद्ध मंडी बड़ी मंडी है, इसी तरह बहावलपुर है, इसी तरह अपना और काफी मंडियां जो छोटी हैं। लेकिन जहां से जानवर आपने सेलेक्ट करना है कुर्बानी के लिए वो मुख्तलिफ होता है, और जो हमने स्लॉटरिंग के लिए सिलेक्ट करना है फार्मिंग के लिए वो और होता है। दोनों में फर्क बता, दोनों में फर्क ये है कि वो जानवर बिल्कुल बेदाग होता है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है इसकी निस्बत जो हम खरीदते हैं। इसकी अब कान कटा हुआ है हमें कोई मसला नहीं है, इसको कोई दाग है हमें कोई मसला नहीं है। इसके लिए हमारे पास जो खूबसूरत जानवर हैं वो तो ले जाते हैं कुर्बानी वाले पालने वाले, और वो तकरीबन 6 महीने कोई 8 महीने कोई 9 महीने पालता है, तो हमने तो सिर्फ 2 महीने रखने और स्लॉटर करवा देने। तो उसके लिए जो सिलेक्शन है वो बड़ी मंडियों से जो कीमत है वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं तो 20% से 40% तक ज्यादा होती है जो कुर्बानी का जानवर, क्योंकि वो कुर्बानी पे आपको पता है गोश्त का रेट क्या चलता है फिर, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो हमारा जो रेट है गोश्त का वो कम होता है, कुर्बानी वाले जानवर का बहुत ज्यादा होता है, और उसमें प्रॉफिट भी ज़ाहिर है बहुत ज्यादा होता है। अच्छा अगर मुख्तलिफ ममालिक की बात की जाए तो वहाँ भी जो कारकस की वेट रेंज है वो मुख्तलिफ होती है जी, बिल्कुल। तो किस मुल्क में किस साइज का कारकस जो है वो पसंद किया जाता है? हमारा जा रहा है मिडिल ईस्ट में 120 केजी से लेके 180 केजी तक मुख्तलिफ ममालिक में होता है। जैसे यूएई है वहां पे 120 केजी से लेके 140-50 केजी तक जाता है, 60 तक भी आप जा रहे हैं। अच्छा कारकस का व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि कारकस अगर 120 किलो का है तो इसका मतलब है कि आपका जानवर 240 या 250 किलो का होगा, तब आपका कारकस जो है वो 50% वेट पे आएगा। नहीं देखें जो फार्मिंग में है ना वो तो आता है हमारा 54, 53, 55% मीट आता है। सही। लेकिन जो आम नॉर्मल मंडी से जानवर ला के आप स्लॉटर करेंगे तो वो तकरीबन 51, 50, 49% पे भी चला जाता है। सही। अच्छा उसके लिए आप जो कुवैत है वो मांगता है मिनिमम 170 केजी कारकेस होता है, ऑफल वगैरह निकाल के तो बाकी वो कारकेस होता है जिसको हमने एक्सपोर्ट करना है इनटू
4 पीसेज या इनटू 2 पीसेज, ठीक है, वेट के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद सऊदी अरब है, सऊदी अरब में भी इसी तरह 140 केजी से लेके 150 केजी 60 केजी तक जाता है कारकेस। इसी तरह फिर कतर वगैरह है, बहरीन है, तो इन्हीं मुल्कों को ही जा रहा है। अभी ईरान को भी शुरू किया है शायद। अच्छा, ये सारी जो मंडियां हैं, ये इनको लो एंड मंडियां कहा जाता है, जो हाई एंड मार्केट्स हैं उनमें से अभी पाकिस्तान उन तक नहीं पहुंचा। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि हमारे पास फैसिलिटेट करने वाले ना कोई गवर्नमेंट आती है। अब प्राइवेट सेक्टर में हम जो कर रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास सोर्सेज हैं वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम बाहर जाते हैं तो उनकी तो दुनिया और है, उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। हमें यहाँ पे कोई फैसिलिटेट करने वाला, यहाँ तक कि हमारी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो प्रैक्टिकल नहीं करवाती। आप प्रैक्टिकल थ्योरी पढ़ा देते हैं, फार्मिंग पढ़ा रहे होते हैं क्लासों में बिठा के, क्लासों में फार्मिंग हो रही होती है। अच्छा, यूएस में तो है कि $1 अपॉन मीट, यानी उनका ये प्लान है, प्रोग्राम है पूरा हुकूमत का कि $1 आपको 1 पाउंड मीट के अगेंस्ट हम देंगे। तो जितना प्रोड्यूस करते हैं वो गवर्नमेंट वो उनको सब्सिडाइज करती है। क्या पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम है? कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये 1-2 दफा हमें सब्सिडी मिली है फ्रेट पे, वो भी सिर्फ एक्सपोर्टर्स को। और एक गवर्नमेंट आई थी नून लीग की, उसमें प्राइम चीफ मिनिस्टर में अपना किया था, फैटनिंग प्रोजेक्ट के ऊपर दिया था जी, उसके ऊपर लेकिन वो 25 जानवरों पे, 20-25 जानवरों पे था। 25 वो तो कमर्शियल स्केल नहीं था कोई, वो तो कुछ नहीं, वो वाकया था, घरेलू। उन बेचारों को पता ही नहीं था, उन्होंने छोटे छोटे बछड़े ले लिए 60-70 केजी के, वो बेचारे 4 महीने पालते रहे, तो उनको जो सब्सिडी मिली थी वो भी वो खा गए, और उसकी वजह से वो स्कीम नाकाम हो गई थी। चलें जी, जानवरों की सिलेक्शन के हवाले से आपने बड़ा तफसीली बता दिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों, ये आज का प्रोग्राम था जिसमें हमने आपको बेस्ट पॉसिबल पाकिस्तान में जो दस्तयाब नस्लें हैं उनके बारे में बताया। अगले प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस तरह महर साहब 1.5 से 2 किलो वज़न रोज़ाना लेते हैं, जबकि आम फार्मर 100,000 ग्राम भी नहीं ले सकता, यानी 1 किलो से भी कम लेता है। तो आपको वो फार्मूलेज बताएंगे कि किस तरह ये जानवर का इतना ज़्यादा वज़न ले रहे हैं। स्टे विद अस और इंतज़ार कीजिएगा हमारी अगली एपिसोड का। खुदा हाफ़िज़।